So hello and welcome everyone. Today we are going to start a new chapter for class 12th, and that is D and F block elements. Right? The first thing which comes to our mind and which must come to our mind, वो हमारे दिमाग में आना ही चाहिए कि हम इन्हें D और F ब्लॉक एलिमेंट आखिर क्यों कहते हैं. कई बार हम पहले भी सुन चुके हैं इसके बारे में, इस टर्म के बारे में, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, इन चीज़ों के बारे में हमने कभी ना कभी ज़रूर सुना हुआ है. इन चीज़ों को हमने सुना हुआ है कहीं ना कहीं. तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि डी एफ ब्लॉक एलिमेंट हम इन्हें क्यों कहते हैं, हम इन्हें किन नाम से जानते हैं और कौन सा नाम है इनका, व्हाट आर द नेम्स बाय विच वी कॉल देम, और ऐसा क्या खास बात है इनमें कि इनकी केमिस्ट्री को अलग पढ़ा जाता है, इसके लिए अलग चैप्टर डिज़ाइन किया गया. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you must note down that if the last electron of if the last electron of an element enters d orbital or f orbital, it is said to be either D block or F block element. रिमेंबर, हमें याद रहना चाहिए ये जो D ऑर्बिटल या F ऑर्बिटल है, एक्चुअली वी कैन से दे आर इनर ऑर्बिटल्स और पेनल्टीमेट सेल इनर ऑर्बिटल्स. दैट वी विल कम टू नो वाइल वी डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो ये बातें और हमें क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है, द D block elements are also known by the name of transition elements, and F block elements are said to be inner transition elements. अभी हम हर चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक को क्यों बोला जाता है, F ब्लॉक को हम सेपरेट पढ़ेंगे, D ब्लॉक को हम आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक्स को, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते क्यों, ये टर्म क्यों यूज हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ खास कैरेक्टर्स क्या है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैरेक्टर एग्जिबिट कर सकते हैं, क्या एक्सेप्शंस है, क्या इनमें वेरिएशन है, एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू कवर अप इन दिस वीडियो. टिल नाउ यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू. सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. वी वर टॉकिंग कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको क्यों कहते हैं. ठीक है, हम पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके ऊपर बात करेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. राइट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का एक ही कारण है बेटा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक, इस साइड हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दीज आर द एलिमेंट्स विच लाइज बिटवीन two different blocks, that is S and P. Here lies the D block elements. Right, here lies the D block elements. Reason क्या है, they lie between S and P block, and they represent a progressive transition of elements. Here we know S ब्लॉक में हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स जनरली. P ब्लॉक में ज़्यादातर हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, नॉन मेटल्स. ठीक है, we can say this D block elements are representing a transition from the metallic behavior to non-metallic behavior, from metallic, in short में लिख देता हूँ, metallic to non-metallic behavior. Thus they are known to be transition elements. What are the other things? अब तो बात ये आती है कि transition elements to qualify for an element to qualify as a transition element, उनके अंदर क्या खास बातें होनी चाहिए. तो फटाफट से इसको हम नोट डाउन करते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकती हैं. तो देखो, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ये हम पहले भी देखते थे, लेकिन हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ पाए थे पहले. जैसे मान लो हम आ जाए आयरन के केस में, तो आयरन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन जो है आयरन +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. Mn के केस में आ जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर हायर हियर. इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7. वेरियस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड. जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इतने शो करेगा तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी वाइड वेरिएशन और डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा. राइट. सेकेंड थिंग, दे फॉर्म कलर्ड आयंस.
क्या हम कह सकते हैं कि कलर्ड आयंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि कलर का फॉर्मेशन तभी होता है जब हमारे पास एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। थर्ड थिंग, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, राइट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वन ऑफ द कैरेक्टर, ये देखने को मिलता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट का कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया, ये और एविडेंट होता जाएगा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंगनीज जो है +2 से +7 दिखाता है, और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, राइट। दे फॉर्म कलर्ड आयंस, कलर्ड आयंस का कनेक्शन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तरफ है, ये कहाँ हिंट कर रहा है ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगा जस्ट आफ्टर दिस डिस्कशन। टिल नाउ यू नोट दिस डाउन बिकॉज ऑलरेडी इट इज कवर्ड, यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ खास कैरेक्टर्स के बारे में, उसके ही कंटिन्यूएशन में आ जाता है बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो एक्ट्स एज गुड कैटलिस्ट्स, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें एक नोट करने को मिला कि दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे फॉर्म कलर्ड आयंस, दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई एटम, कोई सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी मेटल एटम है एम, ये कब बनाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था, यहाँ बॉन्ड कैसा बनता है, किस तरह का बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तभी बनाएगा जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। देखते जाओ ये किस तरफ इशारा दे रहा है, ठीक है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स है, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। सी, so these are some of the characters like paramagnetic behavior, they form colored ions, they exhibit variable oxidation states, right, variable oxidation state exhibit करते हैं, ये सारे कुछ characters हैं, ठीक है। some more characters we will study further while reading the physical और chemical properties। अब एक बात, colored ions और complex compound से हमें क्या इशारा मिला? इशारा ये मिला कि for an element to show these characters, या फिर हम ये समझें कि एक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या उसके अंदर क्या खास क्वालिटी होनी चाहिए? दे मस्ट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बारे में हम सभी जानते हैं, वैसे ब्लॉक डायग्राम से मैं थोड़ा प्रीवियस नॉलेज को ब्रश अप कर दूं। डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ओरिएंटेशन 1 2 3 4 एंड 5, दिस 5 ओरिएंटेशंस आर प्रेजेंट, और सबका अलग अलग ओरिएंटेशंस का अकॉर्डिंग टू एक्सियल अरेंजमेंट अलग अलग नेम्स है, जैसे DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y², एंड DZ², राइट। अब सपोज दैट कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो सोचो क्या होता, और इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो हम क्यों इसको क्वालिफाई कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह? मैं इसको कंप्लीटली फिल करता हूं, अगर इसके अंदर 5 डिफरेंट बॉक्सेस है, 5 ओरिएंटेशंस हैं, तो 1 2 3 4 5 हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर के 6 7 8 9 10, वी कैन से इट इज D10, राइट। ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अभी इसके पास एम्प्टी कोई स्पेस ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स तो बना नहीं पाएगा, तो एक चीज़ खत्म यहाँ से। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा? कॉम्प्लेक्स तो तब बनाएगा जब कोई लिगेंड इसको डोनेट करे, डोनेट करने के लिए इसके पास स्पेस तो होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी डी में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिल्ड है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ये पहले से ही भरा हुआ है, राइट। सो फॉर एन एलिमेंट टू क्वालिफाई एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट इट मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, और वी कैन से इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। दूसरी बात, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मैं ले लूँ केस, अगर डी के अंदर 1 2 3 4 5, अगर डी के अंदर सपोज दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 1 2 3, अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्साइट हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग भी हो सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर हमने इस चीज़ को पढ़ा है, राइट, कि यहाँ स्प्लिटिंग देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन। तो कलर तो तभी देखने को मिलेगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब ये इनकम्प्लीटली फील्ड हो। टोटल अगर फील्ड हो गया D10 की तरह, तो ना तो ये कलर एग्जिबिट करेंगे ना ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो जब ये कॉम्प्लेक्स और कलर एग्जिबिट ही नहीं करेंगे, ना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना कलर एग्जिबिट करेंगे, तो फिर काहे का ट्रांजिशन एलिमेंट? किस तरह का ट्रांजिशन एलिमेंट फिर? तो फिर ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए इनके पास इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी इससे कनेक्टेड है बेटा, आगे हम इस चीज़ को और समझेंगे। टिल नाउ यू नोट दिस डाउन। 3 एक्सेप्शंस मैं बताऊंगा जहां पे कंप्लीटली फील्ड डी मिलता है, जिसकी वजह से हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, दे आर नॉट सेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स दैट वी विल सी फर्दर। टिल नाउ यू पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर।
सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो यहाँ मैं 3 एलिमेंट्स ऐसे लिख रहा हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देख लूँ तो जिंक के लिए नोबल गैस स्कोर लगेगा आर्गन का, आर्गन के साथ यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको मैं फिर समझाऊंगा। ये जो जिंक है ना बेटा, ये 3D सीरीज़ का कहलाता है। क्यों कहलाता है मैं बताऊंगा। ये बिलोंग करता है किसको, 4th पीरियड को। मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल का क्वांटम नंबर 4s हो गया। डी का जो क्वांटम नंबर होता है वो एस के क्वांटम नंबर से एक कम होता है, क्योंकि इनर है, इनर पहले ही बात किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, 3D, ठीक है। अब यहाँ होता है 3D 10 4s2। अगर मैं आ जाऊँ नेक्स्ट के केस में, तो यहाँ हम लेंगे क्रिप्टन। ये जिंक का एटॉमिक नंबर 30, काउंट करके देख लो, 18 10 28 to 30, ठीक है। कैडमियम का ग्रुप नंबर पीरियड नंबर है 5th। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल का क्वांटम नंबर हो जाएगा 5s, उसके पहले वाला 4d, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है होता है वो होता है 48। चलो, तो 48 में हमने क्रिप्टन लिया है 36, यहाँ D10 होता है 5s2, ठीक है। तो 36 10 46 to 48। यहाँ मरकरी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 5D सीरीज में 4f की भी फिलिंग होती है, f की फिलिंग भी साथ साथ होती है, वो हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ हमें लेना पड़ेगा जेनॉन के साथ आ जाएगा 4f14। अब चूंकि ये 5th पीरियड में है, तो ये किस पीरियड में होगा बेटा, 6th पीरियड में। आउटर मोस्ट सेल का क्वांटम नंबर 6s2, उसके पहले वाला 5d। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 3d भरा है, यहाँ 4d भरा है, ये 5d भरा है। ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं दे आर द एंड एलिमेंट्स। ये काउंट करके देख लो बेटा, 54 + 14 68 and 10 78 और 2 80। इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, ठीक है। तो दे आर द लास्ट मेंबर्स एंड दे आर नॉट क्वालिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओनली ड्यू टू दिस। अभी मैंने बात किया था कि डी ऑर्बिटल पूरा फील्ड ही जब रहेगा तो वो कलर एग्जिबिट नहीं कर सकता, वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। तो ये आप जरूर याद रखना, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? ड्यू टू देयर D10 कॉन्फ़िगरेशन। इनके D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, राइट। तो दैट वाज एन एक्सेप्शन कि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड एक कंडीशन था, बट ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करते। वो बात अलग है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ इनकी केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, बिकॉज दे आर क्लोजर, राइट, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। सो दैट यू मस्ट कीप इन माइंड, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा ट्रिक हम आगे अभी सीखने वाले हैं। टिल नाउ यू पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर। अब जैसा कि हम जनरल चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, क्या कैरेक्टर्स वो एग्जिबिट करते हैं जनरली, आगे भी ये डिस्कशन एक्सटेंड होता रहेगा बीच बीच में जब जैसा टॉपिक आएगा। लेकिन इन सब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जाने बिना हर चीज़ अधूरा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, राइट। सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मैं बात करूं अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये कुछ इस तरह का होता है। अभी पीछे मैंने 3 एक्सेप्शन बताए, तो उससे कुछ आइडिया लगा होगा। n-d 1 to 10 ns 1 to 2, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, दिस इज द जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में, 3D 4D 5D, बेसिकली हमको इसके ऊपर इम्फेसिस रखना है। 6D सीरीज 4 ट्रांजिशन सीरीज में बांटा गया। ये हमेशा हम अभी भी हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है। अब बात देखो, समझो, 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम तक आते आते 4s की फिलिंग हो चुकी है, ठीक है। और ये चीज हमने क्लास 11th में कई बार पढ़ा है बेटा, 3D इज फिल्ड ओनली आफ्टर द फिलिंग ऑफ 4s। तो 4s जब पूरा भर गया, 4s के में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी भर गई, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में, मतलब 20 के बाद 21 से डी ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जहां से 3D भरना शुरू हुआ, उस पूरे सीरीज को हमने क्या नाम दे दिया, ये हम पीरियड वाइज बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये हम पीरियड वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कैंडियम से लेके लास्ट तक, ठीक है, उसको हमने 3D सीरीज का नाम दे दिया, राइट। सो इसको मैं रब कर लेता हूँ अब, ठीक है, ताकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ ट्रिक बता पाऊँ कि किस तरह से हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, क्योंकि लिखना आना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि 3D सीरीज स्टार्ट होगी कहाँ से, स्कैंडियम से। अब बात आती है याद रखने के एलिमेंट्स को। एक छोटा सा ट्रिक है, देख लो। साइंस टीचर टाइटेनियम, विनीता वेनेडियम, कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान है। थोड़ा स्पेस कम रह गया, सॉरी, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ।
ताकि हम कम से कम एक 3D सीरीज को पूरा कवर कर पाए। यहाँ से लिखते हैं, देखो बेटा, साइंस टीचर स्कैंडियम टाइटेनियम, विनीता कृपलानी, मन फे को, नी क्यों जान है, जेडन जिंक। फिर से देख लेते हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को एक साथ आ रहा है, देखो बेटा, नी क्यों जान है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करना, दोबारा सुन के लिख सकते हो इस ट्रिक को। 21 से मैं स्टार्ट करूँ तो ये तो पीरियड वाइज चल रहा है, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है एटॉमिक नंबर का, तो देख लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। That means 3D series consists of scandium to zinc starting from atomic number 21 and ending at atomic number 30। ठीक है। अभी एक चीज़ तो याद रखो कि यहाँ इन सब के लिए नोबल गैस कोर हम आर्गन का लेंगे, ठीक है। ये है 3D सीरीज। अब आ जाओ बात थोड़ा लॉजिक लगाने पे। ये हम जिस पीरियड पे चल रहे हैं, ये कौन सा पीरियड है बेटा, 4th पीरियड। मैं इसका क्वांटम नंबर आउटर सेल का अगर डिटरमाइन कर लूँ तो ये वाला ऑलरेडी डिटरमाइन हो जाएगा, इससे एक कम। ध्यान से देखो, ये आउटर मोस्ट सेल का अगर डिटरमाइन हो जाए तो इससे एक कम डी का होगा, मतलब हमको 2 ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग करनी है, राइट। 3D एक 4s। अब एक चैलेंज आता है यहाँ पे कि हम कैसे डिटरमाइन करें, क्योंकि कहीं कहीं पे क्रोमियम में, मैंगनीज में, कॉपर में एक्सेप्शंस आते हैं। तो उन एक्सेप्शंस को याद रखने का एक सिंपल छोटा सा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या करना है हमें 3D को पहले भरना है, और अगर शायद हम 3D पहले भर ले तो एटॉमिक नंबर तो हमें पता है, नोबल गैस कोर आर्गन कितने का मिलता है, 18, ये मालूम है। तो हम 18 प्लस 3D वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे और 21 से माइनस कर देंगे तो 4s का इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाएगा। लेट्स रिपीट इट अगेन, फिर से बोलता हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो बात को। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन लिए बैठा है, 3D के इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन हो जाए अगर, तो 4s के इलेक्ट्रॉन सेल्फ डिटरमाइन हो जाएंगे। 18 प्लस 3D वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, 21 से माइनस किया, 4s के इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सवाल ये कि वाइल फिलिंग करते समय हमें 3D में कौन कौन से नंबर भरने हैं। हमको मालूम है, यहाँ पे मैं एक रफ बना देता हूँ कि D के अंदर 1 से 10 के बीच इलेक्ट्रॉन्स आता है, जैसा कि यहाँ तुम देख रहे हो। मैं तुम्हें बोलता हूं कि इसमें कुछ नंबर्स को हमें बस मिस करना है, कुछ नंबर्स को मिस करके हमें दूसरा नंबर भरना है, वो भी मैं बताऊंगा कौन से नंबर्स भरने हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 नंबर्स तुम्हें मिस करना होगा बेटा, एक 4 और दूसरा 9, ठीक है। 4 की जगह हमें 5 भरना होगा और 9 की जगह पे हमें 10 भरना होगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि सर व्हाट इज द लॉजिक, तो बहुत लॉजिकल तो नहीं है, बट फिर भी 10 जो है फुल फिल्ड होता है, 5 हाफ फील्ड होता है, एंड यू नो दैट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। तो हमको क्या याद रखना है कि 3D भरते समय 4 नहीं भरना, 9 नहीं भरना, इसके अलावा सारे हमें फिल करने। चलो फिल करके देखते हैं। सी, तो 3D के अंदर स्टार्ट किया 1 2 3 4 नहीं भरना, यहाँ फिर 5 आएगा, 4 की जगह पे क्या आएगा 5, फिर 5। अब देखो 5 2 बार रिपीट हुआ, तुम बोलोगे सर यहाँ 5 हुआ तो यहाँ क्यों 5 हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हाफ फील्ड है। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, हाफ फील्ड है, H से डिनोट कर देते हैं, हाफ फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट 6 7 8, अब 9 तो भरना नहीं, तो 10 और 10 के प्लेस पे 10, ये क्यों रिपीट हुआ 2 बार, क्योंकि ये फुल फिल्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली बस क्या करना है, 4 और 9 को नहीं भरना, 4 के जगह पे 5 डाल देना है, 9 के जगह पे 10 रख लेना है, राइट। सी, अब देखो चूंकि 3D 1 डिटरमाइन हो गया, अब मैं बात क्या कर रहा था वो देखो, 18 एक 19 और 21 कितने का डिफरेंस आ रहा है 2, 18 2 20 2 22, 18 3 21 2 23, 18 5 23, 1 का डिफरेंस आ रहा है। देखो ये अलग हुआ कि नहीं, क्रोमियम पे लग जाएगा स्टार, एक्सेप्शनल है। 18 5 23 2 25, 18 6 24 2 26, 18 7 25 2 27। अब आ जाओ 18 8 26 2 28, 18 10 28, इसको हटा लेते हैं, सॉरी, 18 10 28 और 1 29, ये भी एक्सेप्शनल है, ध्यान देना, क्रोमियम कॉपर। और 18 10 28 2 30, कितना ईजी है। हमें क्या क्या छोड़ना था, देखो यहाँ ध्यान से, ये छोटे से यहाँ नंबर लिख रहा हूँ मैं, 4 और 9 को लीव करना है। 3D के इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन हुए, 4s के इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो गए। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है ये ट्रिक। मैं एक बार और बोलता हूँ, साइंस टीचर स्कैंडियम टाइटेनियम, विनीता कृपलानी वेनेडियम क्रोमियम, मन मैंगनीज, फे को आयरन कोबाल्ट, नी निकल, क्यों कॉपर, जान है जिंक, खत्म। 21 से 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गया। आर्गन का कोर लगा, आर्गन के कोर के साथ 3D और 4s इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप हो गए, राइट। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगा। आप पॉज करो वीडियो को, आप ट्रिक भी नोट कर सकते हो, थोड़ा पॉज करोगे तो आराम से आप कॉपी के ऊपर लिख सकते हो। यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट 3D सीरीज के बारे में हम बात कर चुके थे। नाउ वी विल टॉक ऑफ 4D सीरीज, राइट। तो वी शुड नो दैट द 4D सीरीज, our 4D series starts from the atomic number 39 and ends up at 48, 39 that is yttrium। अब हम इसे लिखे कैसे, क्या ट्रिक है लिखने का, तो यार yttrium, जरा जिरकोनियम, नोबल बना नायोबियम, मैथ्स में तेरे
मैथ्स में तेरे से आ जाता है, देखो मोलिब्डेनम टेक्नीशियम, रो रुदेनियम, रोडियम रो पुकारेगा पैलेडियम, आज सिल्वर चांदनी सीडी। यहाँ हम लिखे अगर तो 39 40 पीरियड वाइज ही है, 41 42 43 44 45 46 47 48। अगेन कुछ ट्रिक हमें याद रखना होगा बेटा फिलिंग के लिए। पहले तो हम ये डिटरमाइन कर लें ये किस पीरियड में है, 5th पीरियड। आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, राइट। तो अगर ये डिटरमाइन तो ये डिटरमाइन, मतलब 5th पीरियड मतलब बाहर का हो गया 5s, तो इसके पहले वाला d के लिए क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा 4d, मतलब हम कौन से सीरीज की बात कर रहे हैं, राइट 4d सीरीज की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, यहाँ पे नोबल गैस स्कोर, इसको थोड़ा हम साइड लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए, 4d एंड 5s, राइट। अभी हमारे पास नोबल गैस स्कोर किसका लेना होगा, क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना दे रहा है 36। चलो ये चीज़ें डिटरमाइन हो गई। अब सवाल ये कि हम कैसे इसकी फिलिंग करेंगे। हमने वहाँ पे 4 और 9 छोड़ा था डी को भरते समय, यहाँ भी डी के पास 10 ऑप्शन है 1 to 10 का, उसमें से क्या छोड़ना क्या भरना। तो याद रखना हमें किन किन नंबर्स को छोड़ना है बेटा, ये इस पे जरूर ध्यान दो। 3 6 9, अभी 3 को छोड़ोगे तो आगे जाओगे 4 पे, 6 को छोड़ोगे तो 5 पे जाओगे। अब सवाल आ जाता है सर 3 को छोड़ के आगे गए तो 6 को छोड़ के पीछे क्यों जा रहे हैं। ये इसके पीछे या आगे अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो हम उसी तरफ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। 6 के आगे 7 स्टेबल नहीं होता, 5 हाफ फील्ड है वो स्टेबल है। 9 के आगे जाओगे तो क्या होगा 10, तो 9 को हटा के हमें क्या भरना है 10। ये चीज़ याद रखना, क्या क्या छोड़ना है याद रहेगा तो काम हो जाएगा। 3 6 9, चलो भर के देखते हैं। सो वी स्टार्ट द फिलिंग ऑफ 4d। 1 2 3 नहीं भरना तो हमें क्या भरना है भाई 4 5 आएगा ही, 4 के बाद 3 के बाद 4 फिर 5। अब 6 की जगह पे क्या आएगा 5, 1 2 4 5 5। नेक्स्ट 6 तो हो चुका, 6 की जगह पे 5 आ चुका, 7 8 9 नहीं डालना तो हमें क्या रखना है 10 10 10। जितने रिमेनिंग है उन सब में क्या रख दिया 10। फिर से देखो क्या किया है मैंने 3 को स्किप किया, 3 की जगह पे 4 रखा। मैंने 6 को स्किप किया, 6 की जगह पे मैंने रखा 5, राइट। मैंने 9 को स्किप किया, 9 की जगह पे मैंने क्या रख दिया 10 10 10, राइट। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो फिर से वही कहानी, कैसे डिटरमाइन होगा 5s के इलेक्ट्रॉन। 36 यहाँ से मिल रहा है, 36 + 1 37 और 2 39, 36 + 2 38, 38 और 2 40। इसको देखना 36 2 38 और 2 40 मैचअप हो गया। 36 + 4 40, 40 और 1 41, 36 और 5 41, 41 और 1 42, 36 और 5 41, 41 और 2 43, 36 और 7 43, 43 और 1 44, 36 और 8 44, 44 और 1 44 और 1 45, 36 और 10 46। यहाँ पे 0 आता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ऐसे। 36 और 10 46 और 1 47, 36 और 10 46 और 2 40। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत आसानी से 4D सीरीज में भी फिलिंग अपनी हो गई, राइट। और हमें यहाँ पे कौन कौन से नंबर छोड़ने थे ये ध्यान रखना है, 3 6 और 9। ये टेक्नीशियम के केस में थोड़ा कन्फ्यूजिंग कन्फिग्रेशन है, एनसीईआरटी ने वहाँ 6 लिया है लेकिन होना चाहिए 5, लॉजिकली वहाँ 5 होना चाहिए, राइट। बहुत सारे बुक्स में आपको 5 मिलेगा बट एनसीईआरटी ने 6 यूज़ किया, राइट। सो इस तरह से हम 4D सीरीज को लिख सकते हैं। एक बार और ट्रिक को देख लेते हैं, और ये वाला जरूर ध्यान रखो, 4D के इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन कर दे रहे हैं हम पहले, और डिटरमाइन करने के बाद ये 5s वाला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमारे पास डिटरमाइन होकर आ जाता है, क्योंकि 36 और ये ऐड कर दो और इतने से माइनस कर दो, या ऐसे समझो 36 1 37 2 39, 36 2 38 और 2 40, 36 और 4 40 और 1 41, 36 5 41 और 1 42, 36 5 41 और 2 43। इस तरह से आप देखोगे तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस 4D सीरीज, राइट। सो एक और सीरीज रह गया जो हमें देखना है, दैट्स 5D सीरीज। सो यू नोट दिस डाउन, ये नंबर्स जरूर अपने ध्यान में रखना है। दिस इज अ ट्रिक फ्रॉम माई साइड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू. So now we will see 5D series, how to write the electronic configuration of 5D series element. So first of all, we should know that now we have already moved to which period? We have moved to 6th period, right? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद दिलाने की तो जरूरत नहीं, फिर भी एक बार लिख देते हैं n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। अब बात आती है एलिमेंट्स को कैसे याद रखें। तो एलिमेंट्स ये शुरू होता है लेंथनम से, इट स्टार्ट फ्रॉम लेंथनम। यहाँ कुछ स्पेशल है बेटा, ध्यान से देखना। लेंथनम, पहले तो मैं ट्रिक बता दूँ, ला हफ्ता, लेंथनम हाफनियम टेंटलम, ला हफ्ता, वरना टंगस्टन, रह रेनियम, उस ऑस्मियम, इरिटेटिंग इरिडियम, पोपट के साथ, और हो जा पागल, पागल का कुछ नहीं है, बस मरकरी तक ही जाना है, राइट। ओके,
स्टार्ट होता है 57 से बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक लगता है और यहाँ से 58 से 71 वाले एलिमेंट्स ये कट के कहाँ चले जाते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर, जो 4F सीरीज बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 4F की फिलिंग स्टार्ट होती है, 58 से एंड हो जाती है 71 तक। अभी ये हमें ध्यान में रहना चाहिए कि अगर हम 72 यहाँ लिखे, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और मरकरी पे आ गया 80, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स में 4F भी भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि पीछे से 4F भरता हुआ आ रहा है, जो कि 71 पे पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है, राइट। स्क्रीन पूरा कवर हो पा रहा है, राइट, ठीक है, चलो, ठीक। ये बात हमें ध्यान रखना है। ये 58 से 71 यहाँ नीचे तुम्हारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कट के निकलता है। 72 से हमें यहाँ स्टार्ट करना है, राइट। अब देखो, सबसे आउटर मोस्ट सेल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 6 पीरियड है, मतलब ये 6s होगा, ये तो फिक्स है। ये 6s होगा तो ये 5D होगा। अब बात आती है नोबल गैस कोर की। तो यहाँ नोबल गैस कोर हम पकड़ते हैं जेनॉन का, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि यहाँ जब तुम स्टार्ट करोगे बेटा, तो जेनॉन के कोर के साथ साथ हमें 4F भी भरा हुआ मिलेगा, और वो होगा 4F14, क्योंकि 71 तक आते आते ऑलरेडी भरा, तो 72 में से 72 और उसके आगे फिर भरा हुआ ही मिलेगा 4F14 मिलना ही हमको। तो जेनॉन 54। अब सवाल आता है कि हम डिटरमाइन कैसे करें। तो यहाँ बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ हमें एक डिजिट यहाँ छोड़ना है, 8, वाइल फिलिंग 5D। बार बार हम यही काम कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल को पहले भर रहे हैं, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को उससे देख के डिटरमाइन कर रहे हैं। 8 की जगह क्या भर देना हमें, 9, क्योंकि इसके पीछे भी जाओगे 7 तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम आगे ही जाते हैं 9, राइट। ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ठीक है। ऐसे केस में हम आगे ही जाते हैं, आगे मूव करते हैं। तो चलो 5D में फिलिंग स्टार्ट करें, 5D में फिलिंग स्टार्ट करें। थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, मैं 5D 6s यहाँ लिख लेता हूँ, आई थिंक विजिबल होगा अभी भी। तो लेंथनम से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 नहीं भरना, 9, और इन दोनों में 10 10, कुछ नहीं और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 54 और 1 55, 55 और 2 57, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब यहाँ लोचा है, 54 और 14 68, 68 और 2 70, 70 और 2 72 फुलफिल हो गया। 54 और 14 68, 68 और 3 71, 71 और 2 73, 54 और 14 68, 68 और 5 54 और 14 68, सॉरी यहाँ 72, 72 और 2 74, ठीक है। 54 और 14 हो जाएगा 68, ये 68 हम दिमाग में रखें कि 4F को मिला के 68 हो गया है। 68 और 6 74, 68 और 5 सॉरी 73 और 2 75, 68 और 6 74 और 2 76, 68 और 7 75 और 2 77। अब यहाँ ध्यान से देखो, 68 और 9 कितना हो जा रहा है, जरा देखो, 68 और 9 कितना हो जा रहा है, 77 और 1 78, देखो प्लेटिनम। 68 और 10 78, 78 और 1 79, यहाँ पे भी 68 और 10 78 और 2 80, राइट। तो इस तरह से हमें क्या छोड़ना था, बस 8 को लीव करना था, 8 की जगह पे क्या लगाना था, 9। तो इस तरह से हमारा 6s इलेक्ट्रॉन्स भी डिटरमाइन हो गए, बस ये अगर ध्यान में। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, लैंथनम के बाद 58 से 71 वो 4F सीरीज बनाता है, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। 72 से हमें यहाँ कंटिन्यू करना है। हमने डिटरमाइन कर लिया 5D में इलेक्ट्रॉन्स, बस 8 को छोड़ के 9 लगाया, उसके आगे वाले में 10 10 कर दिया, ठीक है। और बाकी माइनस करके हमने 6s के इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन कर लिया, राइट। सो यू नोट दिस डाउन, pause the video, note this down, and then we will continue. We will start the now we will start the physical properties of transition elements, so you will understand better, because electronic configuration की जरूरत पड़ने वाली है, and that's for sure, right? So you note this down, and then we will continue. So let's continue our discussion. So as we have talked already about the electronic configuration, now we will talk about general properties. देखो बेटा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, तो जरूर ध्यान से समझना, और एक्सेप्शन का रीज़न समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज दैट्स व्हाट विच इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। तो फर्स्ट मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, तो दिस ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक बिहेवियर, लश्यर होता है, मेलिएबिलिटी होती है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम। इन सब में मेटेलिक बिहेवियर कम देखने को मिलेगा, लाइक ZN CD HG, इनमें थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। जनरली दे आर हार्ड एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट विथ दीज एक्सेप्शन, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनको छोड़ के बाकी सब में, राइट। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स अभी समझना है, तो जनरल चीज़ है, मेटल्स मिलता है हमको मालूम होगा, देखो AU गोल्ड यहीं पे मिलता है ना, हाईएस्ट डक्टाइल हमें मालूम है, ठीक है, डक्टिलिटी इनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो मेटेलिक बिहेवियर प्रोमिनेंटली हमको इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, ये तो हमें समझ में आ गया, राइट। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ एक सिंगल फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेल्टिंग
मेल्टिंग पॉइंट। पहले मैं ट्रेंड की बात नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। सिंस ये मेटल्स हैं तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट फॉर ट्रांजिशन मेटल्स इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। कहने का मतलब है मेटलिक बॉन्ड, मेटल एटम्स के बीच में बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। फिर से मैं एकदम ध्यान से समझो, मेल्टिंग पॉइंट कब हाई होगा? जितना स्ट्रांग मेटलिक बॉन्डिंग होगी मेटल एटम्स के बीच, उतना ही मेटलिक बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग। ठीक है, अब मेटलिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा एक्सटेंसिव कब बनता है? तो मेटलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा, ये जरूर नोट करने लायक बात है। क्या? एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इन द डी ऑर्बिटल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं उतना स्ट्रांग मेटलिक बॉन्ड बनता है। साइज ऑफ मेटल एटम, याद रखना, साइज जितना ज़्यादा होगा मेटल एटम का, उतना ही ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। देखो ध्यान से समझो बात को, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर इसका साइज ज़्यादा हुआ तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ा कम इफेक्ट दिखा पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मेटेलिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग बनेगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई रहेगा। ये जरूर नोट करना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू नोट हियर। मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, मैंने क्या बोला पहले, मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम कम होगा, छोटा होगा एटम, तो याद रखना मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा? वीक बनेगा, वीक होगा। वीक कब? जब छोटा एटम होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब भी वीक बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उस केस में क्या बनेगा? स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो हमको इनका वेरिएशन और एक्सेप्शन समझना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट इन चीजों पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे, और ये सब्सिक्वेंटली डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे और साइज ऑफ मेटल एटम पे। यहां मैंने बताने की कोशिश की, एक बार फिर से यहां बताता हूं, ध्यान से समझो। ये न्यूक्लियस है, मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस के पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जितने मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, डोनेट हो सकेंगे आसानी से, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल टू मेटल बॉन्ड बनेगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन अगर इसका साइज छोटा हो जाए, साइज क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखता है और पार्टिसिपेशन इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन ये थोड़ा कम हो जाता है, और ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट में डिप देखने को मिलेगा, जैसा कि हम इसके बाद एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। टिल नाउ यू नोट दिस वन एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। यू पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि मेल्टिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। इस हिसाब से अगर मैं टाइटेनियम से शुरू करूँ तो एज एक्सपेक्टेड इट इंक्रीजेज फ्रॉम टाइटेनियम टू वेनेडियम टू क्रोमियम, but there is a large dips in the melting point when we go for manganese. Again it rises, it remains almost same for iron, cobalt and nickel, and then again it drops down, right? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पे D5 कन्फिग्रेशन यहाँ देखने को मिलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई मेल्टिंग पॉइंट। बट Mn के अंदर भी तो D5 है, D5S2, यहाँ पे D5S1। यहाँ पे भी D5 होने के बावजूद, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद, यहाँ इतना बड़ा डिप क्यों है? वाई देर इज ए डिप इन मेल्टिंग पॉइंट? ये एक एक्सेप्शनल बात है, तो इसको समझना है ध्यान से। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेबल कन्फिग्रेशन है, डी हाफ फिल्ड है, एस फुल फिल्ड है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव लेस टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, and when there have less tendency to participate in bonding, what will happen? There is a presence of weak metallic bond and thus low melting point. It will have low melting point. This is the reason why Mn is having lower melting point. बहुत तेज, बहुत शार्प डिप होता है मेल्टिंग पॉइंट के वैल्यू में। कॉपर के केस में जो ड्रॉप हमें देखने को मिलता है वो भी D10 S1 कन्फिग्रेशन, ये जो डिप देखने को मिलता है यहाँ पे भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही ये डिप हमें देखने को मिलता है, राइट। अगर हम कंपेयर करें मेल्टिंग पॉइंट्स को 3D, 4D और 5D के बीच में, तो अभी मेल्टिंग पॉइंट के फैक्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब साइज एटम का इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना, व्हेन द साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज, व्हेन द साइज इज इंक्रीजिंग, तो जितना साइज ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस so that they form strong metallic bond. So as we move from 3D series to 4D series to 5D series, there is an increase in melting point. We should also remember these points.
that manganese having lower melting point, here there is a dip, the melting point increases with the number of unpaired electrons. इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, साइज ऑफ एटम कितना है. साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री रहते हैं टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. दिस हैपेंस, राइट. सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, राइट. एमएन के बारे में हमने बात किया, कुछ एक्सेप्शनल डिप्स के बारे में बात किया, राइट. नाउ वी विल सी, हम क्या बोल रहे थे कि 3D से 5D जाने पे ये देखा गया कि देर इज़ एन इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट. अब इसका भी तो कुछ रीज़न होना चाहिए. हमें ये मालूम है कि एक्चुअली 3D से 5D जाने का मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप. और डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज कर रहा है बेटा, साइज इज इंक्रीजिंग, साइज बढ़ रहा है, साइज इज इंक्रीजिंग. एंड व्हेन द साइज इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस, electrons are more free, electrons are more free to participate in metallic bonding. Metallic bonding बनाने के लिए they are more free, and when they will be more free, what will happen, strong metallic bond, and then strong metallic bond is causing an increase in the melting point, causing an increase in the melting point. तो हम अगर कंपेयर करें सीरीज वाइज तो 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट का सब्सिक्वेंटली क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. विद इन द सीरीज भी हमने बात कर लिया ऑलरेडी, तो आप इसे नोट करो एंड देन वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग अनदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई. सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. वन मोर थिंग which we have left, that is atomization enthalpy of atomization, or the heat required to form atoms, enthalpy of atomization. ये हमेशा याद रखना, it is high, or we can say transition elements always have high atomization enthalpy. It is due to incompletely filled d orbital or unpaired electrons that causes strong metallic bond, right. And or we have to also remember that this atomization enthalpy will increase from 3D to 4D to 5D, right. The same cause appears here also. enthalpy of atomization या एटम में कन्वर्ट करना, तो एटम में कन्वर्ट कब होगा, जब बॉन्ड टूटेगा. अगर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बन रहा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बन रहा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऐसे केस में हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट. सो नाउ वी विल ट्राई टू कवर अप वन मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई. सबसे पहले तो आप इस बात पे ध्यान दो कि विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, विद इन एनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, टू थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पुअर सील्डिंग इफेक्ट. पुअर सील्डिंग इफेक्ट, ये पुअर सील्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल का, ये क्या करता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बचाने की कोशिश करता है. सील नहीं कर पाता. ऐसे केस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा लगता है, ठीक है, और दैट विल कॉज डिक्रीज इन रेडियस. सो पुअर सील्डिंग इफेक्ट कॉजेज अ डिक्रीज इन रेडियस. द सेकेंड थिंग, व्हाट इज द सेकेंड थिंग? सेकेंड थिंग इज रिपल्सन between n-1d and ns इलेक्ट्रॉन. ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रोग्रेसिवली फिल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगते हैं तो इनके बीच रिपल्सन भी होता है, जो कि क्या करता है, दैट कॉजेज इंक्रीज इन साइज. इट कॉजेज इंक्रीज इन साइज. दिस कॉजेज डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन रेडियस, दिस कॉजेज इंक्रीज इन साइज. तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके डिसाइड करेंगे कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में जनरल ट्रेंड क्या है, एक्सेप्शंस का क्या कारण है, राइट. ये पहले हमें समझना जरूरी है. पुअर सील्डिंग इफेक्ट आप समझते हो, सील्डिंग इफेक्ट आपको मालूम है, पुअर सील्डिंग एसपीडी, डी का पुअर सील्डिंग, एफ का और पुअर सील्डिंग होगा. ये हमें जब हम ग्रुप कंपैरिजन करेंगे रेडियस के लिए, मतलब 3D to 4D 5D मूव करेंगे, तब हम इसको देखेंगे कि इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट. फिलहाल सीरीज में 3D 4D 5D विद इन द सीरीज हम कंपेयर करते हैं, तो हमें ये दो फैक्टर्स मेनली हमें याद रखना. रिपल्सन भी होगा, ठीक है, एंड दैट विल कॉज एक्सेप्शंस आल्सो. टिल नाउ यू पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन, देन वी विल कंटिन्यू. सो नाउ हम ये जान चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एक है जो एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, रिपल्सन. दूसरा फैक्टर ऐसा है जो घटाने की कोशिश कर रहा है. इन जनरल अगर मैं बात करूं, जनरली एटॉमिक रेडियस decreases as we move along a series, the 3D series और 4D series, ड्यू टू पुअर सील्डिंग. ये जनरल ट्रेंड की बात हो गई, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी अराइज होते हैं.
उन एक्सेप्शंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक रेडियस ऑफ Mn is greater than Cr. Why? Now the question arises why. And it is due to repulsion. अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखूँ Mn का तो वो होता है 3d5 4s2. मैंने बोला था d ऑर्बिटल की प्रोग्रेसिव फिलिंग होने के बाद बहुत जब स्टेबल कन्फिग्रेशन मिल जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो इनकी एनर्जी लेवल क्या है, लगभग आसपास है. दे आर क्लोजर इन एनर्जी to each other, the 3d and 4s. The repulsion between d electrons and s electrons cause an increase in radius, जो कि अनएक्सपेक्टेड है. एक्चुअली क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन Mn का बढ़ जाता है. ऐसा ही एक एक्सेप्शन लास्ट में एट द एंड ऑफ सीरीज. एंड ऑफ सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, d10s2. अगेन द सेम रिपल्सन. ड्यू टू द सेम रिपल्सन व्हाट हैपेंस, देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन रेडियस. स्लाइट इंक्रीज इन रेडियस, राइट. तो यहां पे इन दोनों ही केसेस में हुआ यह है कि रिपल्सन outweighs the effect of increased nuclear charge. मतलब सील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो डिक्रीज रेडियस में होने वाला था, उस डिक्रीज से ज्यादा ये रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन causes an expansion of the size. Outweighs the effect of increased nuclear charge. Repulsion is greater and repulsion outweighs the effect of increased nuclear charge. सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने बात कर लिया था. हमने ये देखा कि Mn के केस में एक्सेप्शन मिला. लास्ट ऑफ द सीरीज हम जब जिंक के साइड जाते हैं तो वहाँ एक्सेप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा काम करता है और यहाँ इंक्रीज हो जाता है, जबकि एक्सपेक्टेड ये है कि रेडियस वो स्मूथली क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए विद इन द गिवन सीरीज. बट जब हम आते हैं 3D से 4D से 5D मूव करते हैं, देन वी विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एटॉमिक रेडियस. सो अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 3 का, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, इस वाले ग्रुप का, ग्रुप नंबर 3, तो यहाँ जैसा कि एक्सपेक्टेड है तो यहाँ भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है. लेकिन इसके बाद आने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिला कि 3D से 4D आने पे साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन 4D और 5D सीरीज का साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिला. अब ये क्यों हुआ, ये हमें जानना है. दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड अदर थिंग्स इन द लैंथेनॉइड सेक्शन. देन वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सी, The atomic radius of 4D and 5D series are almost same. Why this happens? इसको समझना जरूरी है. अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय हमने जेनॉन के साथ 4f14 भी लगाया था. किसमें, 5D सीरीज के एलिमेंट्स में. इसका मतलब ये है कि इन सारे एलिमेंट्स में आफ्टर ग्रुप 3 जब हम 4D से 5D मूव कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा 4f ऑर्बिटल इज प्रेजेंट. एंड यू नो दैट सील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल इज more poorer in compared to d orbitals also. So this 4f orbital only offers what, imperfect shielding. एक्सपेक्टेड तो यही था कि हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो रेडियस को क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था. लेकिन 4D 5D सीरीज का रेडियस क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम. अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ 4D और 5D के लिए जब हमने बनाया तो ये ग्राफ बिल्कुल सेम आया. ये 3D के लिए यहाँ आया इस तरह का, ये 4D 5D के लिए, तो ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है. अब ये जो है ये एक्चुअली 4f की फिलिंग की वजह से हो रहा है. 4f की फिलिंग स्टार्ट होती है 58 से 71, और 58 से 71 इन एलिमेंट्स को हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक के अंदर कवर करेंगे. अब ये लैंथेनॉइड के अंदर 4f की प्रोग्रेसिव फिलिंग की वजह से पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, और उस पुअर सील्डिंग इफेक्ट को कहा जाता है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, साइज का कम हो जाना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट की वजह से 4D और 5D सीरीज का साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम. तो विद इन द सीरीज हमको डिक्रीज, जनरल डिक्रीज था. एक्सेप्शंस एक्सप्लेन कर दिया आपको. ग्रुप में आए तो ग्रुप 3 तक तो ठीक था, इंक्रीज हो रहा है रेडियस, लेकिन ग्रुप 3 के बाद बाकी ग्रुप्स में 4D 5D सीरीज का जो एलिमेंट्स थे, जो मेंबर्स थे, उनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम निकल के आया. एंड द रीजन बिंग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो रीजन यहां से समझ में आ रहा होगा, एफ ऑर्बिटल के पुअर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही ये चीज देखने को हमें मिलता है. ठीक है, टिल नाउ इन दिस वीडियो we will cover this much only. In the next part of this video we will try to cover up the remaining physical properties, and we will try to end up this chapter, right? So I hope you have understood every point. Let us try to revise once what all we have studied. आज हमने स्टार्ट किया कहाँ से, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट. डी एफ ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के अंदर फिल हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उन्हें बोलते हैं.
इन्हें हम ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि वो कौन कौन से कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं और क्या कंडीशन है कि कोई एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्रिक्स भी बताया, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ एनोमलीज जो मेल्टिंग पॉइंट का रेडियस का बताया, इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पोर्शन after covering all the chemical and physical properties will be our F block element. So till now you note every point, try to study every point, and then we will continue our discussion in the next lecture and try to cover up, finish the chapter in the next video. Thank you everyone.